ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से सपने से। क्लास 9th में मैं फेल हो गया, मतलब एक साल मेरा बर्बाद हो गया। मुझे लगा मैं टूट चुका हूँ, मगर सपना मैंने नहीं छोड़ा। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद पास नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को आदत बन चुकी थी फेल होने की। लेकिन फिर भी मैंने कहा आजमा के देख लेते हैं। मैंने जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे पूरा कारवां होता है। जय हिंद। जी हां, मैं जानता हूं आप मेरे मेडल और ये टोपी देख रहे हैं और आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैं फौज से ताल्लुक रखता हूं। कहते हैं ना कि एक बार फौजी तो जिंदगी भर के लिए फौजी। मैंने फौज में 5 साल की शॉर्ट सर्विस कमीशन किया है। मैं आज के सामने खड़ा हूं आज इसलिए नहीं कि मैं आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट, समझदार, होशियार, टैलेंटेड या स्मार्ट हूं ना, बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं आप लोगों के सामने आज खड़ा हूं क्योंकि मैंने जिंदगी में आप लोगों से ज्यादा गलतियां करी हैं और मैं उस गलतियों से सीखा हूं, समझा हूं, संभला हूं, गिरा हूं, मगर खड़ा हुआ हूं। हार नहीं मानी मैंने कभी भी। और वही कहानी मैं आज आपके सामने बयां करूंगा। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से सपने से, मगर उस सपने को सच करने में हमें क्या लगता है? कड़ी मेहनत, तपस्या और एक जज्बा, जोश, जुनून, पागलपन, दीवानिया कि दीवाना हो जाए इंसान। उसको अपना सपना पूरा करना होता है। मेरा सपना था कि एक दिन मैं फौज की वर्दी डालूं और राजपथ पे 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति के आगे उनकी आंखों में आंखें डाल के उनको सलामी देते हुए वहां से गुजरूं। हर साल 26 जनवरी के दिन हमारे घर में बचपन में टीवी नहीं थी, तो मैं अपने पड़ोसी के घर जाता था। वहां पे दूरदर्शन लगा के मैं 26 जनवरी की परेड देखा करता था। मुझे अभी तक याद है जसदेव सिंह की आवाज बार बार मेरे कानों में गूंजती थी और उनकी कमेंट्री जब वो कहते थे कंधे से कंधा मिला के जा रही है ये वो आवाज मैं आपको क्या बताऊं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आज भी मैं वो सोचता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैंने तभी तय कर लिया कि एक दिन मैं फौज में जरूर जाऊंगा और राजपथ से गुजरूंगा राष्ट्रपति को सलामी देते हुए। क्लास 9th में मैं फेल हो गया, मतलब एक साल मेरा बर्बाद हो गया और दोबारा मुझे वो रिपीट करनी पड़ी। मतलब मेरे जो भी क्लासमेट्स थे मेरे सीनियर बन चुके थे और मेरे जूनियर मेरे बैचमेट्स। मुझे बहुत खराब लगा। एक साल तो मैं डिप्रेशन में आ गया था बिल्कुल। मुझे लगा मैं टूट चुका हूं, मगर सपना मैंने नहीं छोड़ा। अपना सपना वहीं रहा। 12वीं में पास होने के बाद मैं गया नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देने के लिए यूपीएससी के थ्रू। और सपना, जुनून, जोश, तैयारी तो वही थी कि फौज में आऊंगा। और मैं अपने आप को इमेजिन करता था कि भाई 2 स्टार लगा के मैं चल रहा हूं, लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह। और लेफ्टिनेंट मेरे लिए ऐसी रैंक थी, मान लिया जनरल से कम नहीं थी मेरे लिए। लेफ्टिनेंट मतलब दुनिया जहां आपने काबू में कर लिया है वो अपने। नेशनल डिफेंस एग्जाम के लिए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम के लिए मैं फेल हो गया। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बोला ये एनडीए तू भाई तेरे से ना हो पाएगा, तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है, तू कहां फौज में जाएगा भाई, तू और कुछ सोच ले अपने लिए। मेरे को बहुत बुरा लगा, बहुत खराब लगा। जितना लगना चाहिए था उससे कई ज्यादा खराब लगा। यहां पे चुभी बात मेरे को। यहां पे मैंने कहा इन लोगों को ही मैं दिखाऊंगा। आज शीशा हूं इसलिए चुभ रहा हूं, कल को आईना बनूंगा और यही लोग देखेंगे, सब देखेंगे, दुनिया देखेगी और देखती ही रह जाएगी। मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा। मेरा यह मानना है हम लोग इस दुनिया में आए हैं एक मकसद से, कुछ कर जाने के लिए। मैंने तो बचपन से एक चीज सीखी है, आप ऐसा काम करो कि दुनिया में आपका डंका बजे और आपका काम बोले।
देखिए, पहचान से मिला हुआ काम ज्यादा देर नहीं रहता है, मगर अपने काम से मिली हुई पहचान जिंदगी भर रहती है। मैंने मेहनत करी, मैंने पढ़ाई करी, या मैं कहूं कि मैंने पढ़ाई करने की कोशिश की कॉलेज में, और मैं खास पूना गया क्योंकि दिल में खुंदक थी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी मेरा एग्जाम मेरा नहीं हो पाया दाखला, तो मैं पूना गया, वहां से कॉलेज करी। और कॉलेज में आप यकीन मानेंगे, मैं एक ऐसे एग्जाम में फेल हो गया जो एग्जाम किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होता है, और वो था अंग्रेजी का, इंग्लिश। और फेल ही नहीं हुआ। आप यकीन मानेंगे मेरे को कितने नंबर आए अंग्रेजी में? आप यूं मानिए कि मेरे को 0 अंडा आने से मैं बस बच गया बाल बाल। मेरे को 1 नंबर आया 100 में से। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। और ये बताऊं, मैंने पूरा 100 में से 100 का अटेम्प्ट करके आया था मैं। दोस्तों ने पूछा कैसा गया एग्जाम? मैंने बोला भाई ने तो बड़ा झंडे गाड़ दिए, बड़ा अच्छा नंबर, बड़े अच्छे नंबर आएंगे। जब मैंने रिवैल्यूएशन के लिए अपना पेपर दिया तो उसमें आया कि नो चेंज, आपको 1 नंबर ही आया है। अब बताइए 100 में से 1 नंबर लाने वाला बंदा अंग्रेजी में किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की कैसे तैयारी करेगा, कैसे बैठेगा? आत्मविश्वास तो बुरी तरह टूट गया था, मनोबल बिल्कुल नीचे टूट गया था बिल्कुल मेरा। लोगों ने कहा ये ले, अंग्रेजी में 1 नंबर आया है, ऐसे लोग जाएंगे फौज में। हो गया भैया कबाड़ा। अगर ऐसे लोग जाने लगे ना इंडियन आर्मी में, तो आप सोच सकते हो क्या होएगा इंडियन आर्मी का। भाई मैं आपको क्या बताऊं, इतना गुस्सा आया मुझे, इतना गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को काबू करना और उस गुस्से को एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना, यह भी एक कला है, और हम सब कर सकते हैं ये। देखिए अगर गुस्सा आता है, हम एक तो डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे, कुछ तोड़ेंगे फोड़ेंगे, नहीं, उसी गुस्से को अगर हम एक पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें, तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि दुनिया भी की कोई भी ताकत आपको आपके लक्ष्य से मिलाने में नहीं रोक सकती। उस वक्त तो मेरे को बस मछली की आंख नजर आती थी, मेरे को उसके आसपास दाएं बाएं के पत्ते नजर नहीं आते थे कि ना, मेरा लक्ष्य ये है और मुझे अपने लक्ष्य से मिलाने में कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर मैंने एग्जाम दिया CDS का, UPSC, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। UPSC मेरे लिए तो खैर मैं तो ये मानता हूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम था। एग्जाम देने के बाद मैं दिल्ली आ गया, मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। हाँ, ये जरूरी बात मैंने बताई नहीं आप लोगों को, कॉलेज के दौरान, क्योंकि हम 4 भाई बहन हैं और मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है पूरी कुर्बानियां देते हुए हमारे लिए। मुझे इस बात का एहसास जरूर था कि मेरे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। आज की तारीख में बच्चे सेलफोन के साथ खेलते हैं, महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं, ब्रांडेड तोहफे लेते हैं, देते रहते हैं, उनको एहसास नहीं है कि उनके पेरेंट्स कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं उनके लिए। कई लोग तो अपना पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो बच्चे तरक्की करते हैं। देखिए जब तक आप डिप्राइव नहीं होते ना, जब तक वो चीज़ आपके पास नहीं होती ना, आप तड़पते हो उस चीज़ के लिए, और जब वो चीज़ आपके पास आ जाती है तो वो तड़प शायद बंद कम हो जाती है। तो खैर मैंने कॉलेज की फीस पे करी अपनी, मैं कॉलेज करी, फिर मैंने CDS का एग्ज़ाम दिया, और जब रिजल्ट आया तब मैं UPSC ऑफिस गया। और मैं जब UPSC ऑफिस जा रहा था, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं शायद पास हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को आदत बन चुकी थी फेल होने की। लेकिन फिर भी मैंने कहा एक बार आजमा के देख लेते हैं। मैंने नोटिस बोर्ड पे देखा, मेरा नाम तो उसमें नहीं था। मैंने फिर से देखा उसको, मेरा नाम फिर भी नहीं दिखा मेरे को, और दिल की धड़कनें तेज, भीड़ बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे और मारामारी चल रही थी। फिर मैंने दोबारा देखा। कई बार होता है ना कि चीज़ आपके सामने होती है, आपकी आंखों के सामने, आपको नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपकी दिल की धड़कनें बड़ी होती हैं। आप अगर थोड़ा रिलैक्स होके सांस लेके उसको देखो, तब वो चीज़ आपको नजर आती है। तो मैंने दोबारा देखा, मुझे अपना नाम दिखा इस बार, और सबसे ऊपर मेरा नाम था। मैं उसी वक्त वहां से दौड़ता हुआ गया। मेरे को इतनी भी पेशेंस नहीं था, इतनी भी वो सब्र नहीं थी मेरे में कि मैं गेट तक जाऊं। मैं वहीं पे दीवार कूदी और वहां पे सबसे करीबी STD बूथ पे गया, अपने पेरेंट्स को फोन किया और मैंने बताया कि मैं लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली शाह बोल रहा हूं। मेरा दाखिला हो गया ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, जो दुनिया की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी मानी जाती है। अगर हिंदुस्तान में फौजी बनना है तो 4 साल की ट्रेनिंग होती है,
1 साल एनडीए में, 3 साल आईएमए में। यहां पे वही पोर्शन, वही सिलेबस, वही ट्रेनिंग आपको 10 महीने में दी जा रही थी। तो आपने 10 महीने में वो ट्रेनिंग करी। मैं हर टेस्ट में मेरे सुपर एक्सीलेंट आए। बीपीटी, बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, दौड़ने में फिट था मैं, फिजिकली फिट था। मगर एक टेस्ट ऐसा था जिसके लिए मैं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई दफा फेल होता रहा। फाइनल अटेम्प्ट तक हमारी टर्म ब्रेक हुई थी और जितने भी कैडेट्स थे, जेंटलमैन कैडेट्स, सब घर गए थे अपनी छुट्टी मनाने के लिए अपनी फैमिली के साथ। लेकिन मैं तो अकेडमी में ही रुका रहा। मुझे अनुमति नहीं मिली घर जाने की। कहा कि तुम कमजोर हो इस टेस्ट में, तुम अकेडमी में ही रुको। मुझे एक्स्ट्रा ड्रिल्स दी गई, मेरे को पनिशमेंट्स दिए थे, मैं पूरे करे। मैं अकेडमी में छुट्टी के वक्त रुका रहा। घर की याद आ रही थी, यस, बहुत याद आती थी। लेकिन मैंने कहा ना, नो पेन नो गेन। कहते हैं ना, किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, मैं कहूंगा कुछ चीज को पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। और आप वो काम करिए जो जिंदगी में किसी ने नहीं किया हो, तभी आपका सपना पूरा हो पाएगा। आप तैयारी ऐसे करिए, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यह अल्लामा इकबाल ने कहा था। तो अपनी तैयारी आप ऐसे करिए। आप सोचेंगे मेरे दिल में कितनी चोट लगी होगी कि मैं उस टेस्ट में बार बार फेल कर दिया गया। कोई बात नहीं, ठीक है। अरे पासिंग आउट परेड में मैं शामिल नहीं हो पा रहा हूं। बहुत शर्म आई मेरे को अपने आप पे। उस दिन मैंने कसम खा ली, मैं अपने आप को तो खैर माफ नहीं करूंगा इसके लिए। मैं ये नहीं देख रहा था कि मेरे को फेल कर दिया गया, मैं ये देख रहा था कि मैं शायद आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छा नहीं हूं कि मेरे को बार बार फेल कर रहे हैं। मगर मैं तैयारी ऐसे करूंगा कि दुनिया देखेगी, अकेडमी नहीं। 4.5 साल हो चुके थे फौज में। मैं जम्मू कश्मीर देख चुका था, नॉर्थ ईस्ट देख चुका था। सिलेक्शन हुआ 26 जनवरी 2008 के परेड कमांडर का। और असम राइफल्स एक ऐसी जगह है जहां पे एक बटालियन नहीं, एक रेजिमेंट नहीं, पूरी इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स आते हैं डेप्यूटेशन पे। और वहां पे सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है। ड्रिल में, परेड में, मार्चिंग में उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। अल्टीमेट माना जाता है वो, अल्टीमेट, उसके आगे कुछ नहीं है। तो मैं उस टाइम पे फैसला कर लिया कि भैया मैं तो परेड कमांडर बनूंगा असम राइफल्स का और दस्ता कमांड करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। सिलेक्शन के दौरान एक से एक ऑफिसर आए हुए थे वहां पे। उनको देख के थोड़ा घबरा गया था मैं, लेकिन मैंने कहा ना, मैं करके दिखाऊंगा। सिलेक्शन शुरू हुआ। 30 में से 20, 20 में से 10, 10 में से 5। अब सिलेक्शन होना था केवल 2 अफसरों का, एक परेड कमांडर और एक रिजर्व, मतलब एक एडम ऑफिसर। अगर परेड कमांडर को कुछ हो जाता है तो एडम ऑफिसर परेड कमांड करता है। तो हम 2 अफसर का सिलेक्शन हुआ। 26 जनवरी आई और मेरा सपना साकार होने वाला था। मैं राजपथ पे उतरा। पाँव में तो बहुत दर्द था, लेकिन मैं अपना दर्द कहीं पे भी बयान नहीं होने दिया। मैं कहा ना, ये मौका है। मैं राष्ट्रपति के आगे दिया, सलामी दी और शेर की तरह धाड़ा वहां पे मैं। और ये वही लड़का है जो बचपन में अपना नाम ठीक से नहीं पुकारा करता था। ये वही लड़का है जो हकलाता था। ये वही लड़का है जब कोई मेहमान घर पे आता था तो अपने घर में, अपने बेडरूम में जाके बिस्तर के नीचे छुप जाता था। क्यों? कि कहीं आपका नाम ना पूछ लेंगे। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, अगर आपका कोई ऐसा कोई भी सपना हो, कोई भी, आप मेहनत करिए, कुर्बानी दीजिए, लगे रहिए, डटे रहिए, डरो मत, हिलो मत, मगर उसके पीछे लगे रहो। और अगर आपने दिल से ठान लिया कि आपको वो हासिल करना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको उससे मिलाने में नहीं रोक पाएगी। ठीक है? स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।